सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे ऊष्मागतिकी, जिसके अंतर्गत निकाय की अवधारणाएं, प्रकार, ऊष्मागतिकी के नियम, एंथैल्पी, एंट्रोपी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हैं, उनमें प्रायः ऊर्जा परिवर्तन जुड़ा होता है। इसके परिवर्तन से ही भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा उनके परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो रासायनिक ऊष्मागतिकी है, वह मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा का परिवर्तन जुड़ा हुआ है। इन परिवर्तनों में प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा समाहित है। ऊष्मागतिकी को मुख्य रूप से आनुभविक नियमों के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है, जिन्हें ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। अब इसके योगदान को देखते हैं। योगदान में प्रयोगात्मक क्रियाओं से प्राप्त निरीक्षणों एवं निष्कर्षों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके उनका अध्ययन करना। किसी भी अभिक्रिया में विभिन्न ऊर्जा परिवर्तनों के मध्य आपस में संबंध स्थापित करना। रसायन विज्ञान के नियमों जैसे साम्यावस्था नियम, प्रावस्था नियम अथवा गणितीय इत्यादि, इनके गणितीय सूत्रों का निगमन करना। अभिक्रियाओं की उचित दशाओं को गणना से प्राप्त करना और अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण करना। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? सीमाओं में ऊष्मागतिकी में पूर्व निकाय एवं उसमें उपस्थित अणु समूह का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये एकल अणु से संबंधित व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता। ऊष्मागतिकी के नियम अभिक्रिया होने या न होने के बारे में तो स्पष्ट जानकारी देती है, लेकिन अभिक्रिया के वेग के बारे में यह ग है। अभिक्रिया के वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ऊष्मागतिकी केवल उन्हीं अभिक्रियाओं को स्पष्ट करता है जो अंत में साम्यावस्था प्रदर्शित करती है, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें साम्यावस्था बनती है, उन्हें ही पढ़ा जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी की सीमाएं हैं। अब ऊष्मागतिकी में
प्रयुक्त कुछ विशिष्ट पद और उनकी अवधारणाएं। इसमें पहला है तंत्र या निकाय तथा परिवेश। तंत्र क्या है? ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग जो अध्ययन के अंतर्गत है, या वह भाग जिसका हमको अध्ययन करना है तथा उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं या सुनिश्चित हैं, तंत्र या निकाय कहलाता है। तंत्र की सीमाएं वास्तविक या काल्पनिक हो सकती हैं और तंत्र के अतिरिक्त उसके बाहर ब्रह्मांड का जितना भी शेष भाग है उसको हम परिवेश कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखिए, यह जो है यह पूरा का पूरा ये गोले के अंदर निकाय है। यह इसके बाहर पूरा ब्रह्मांड जितना सराउंडिंग है ये इसका परिवेश है। और निकाय और परिवेश इन दोनों के बीच की यह जो बाउंड्री है यह बाउंड्री कहलाती है परिसीमा। ठीक है। अब आगे देखते हैं तंत्रों के प्रकार। पहला है विवृत या खुला तंत्र। जो तंत्र अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का विनिमय कर सकते हैं उन्हें विवृत तंत्र कहा जाता है। ऐसे तंत्रों की जो परिसीमा है वो खुली होती है तथा परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे किसी खुले पात्र में अगर पानी को गर्म करें तो वह एक विवृत श्रृंखला है। पानी गर्म करते हैं, जलवाष्प जल की सतह को छोड़ करके वायुमंडल में मिश्रित होता है तो द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। दूसरा है समृत या बंद तंत्र। जो तंत्र परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करते हैं, द्रव्यमान का नहीं, उन्हें क्लोज्ड सिस्टम या समृत तंत्र या बंद तंत्र कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ खुले में पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी को गर्म करने के बाद इसकी जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में जा रही है तो द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण हो रहा है। ये खुला तंत्र हो गया। यह एक बंद पात्र है और इस बंद पात्र में जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प तो बनती है लेकिन वाष्प इसी में रह जाती है, लेकिन ऊष्मा इसके निकाय के साथ परिवेश के साथ बाहर जा सकती है। तो ये कहलाएगा हमको बंद निकाय, समृत या बंद तंत्र। या जो तंत्र परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करेंगे इनको कहेंगे बंद तंत्र। और एक और तंत्र है जो एकल तंत्र कहलाता है। उस एकल तंत्र में क्या होता है कि परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का विनिमय नहीं होता है। जैसे थर्मस फ्लास्क है, अगर मान लीजिए यह बर्तन है, इसमें से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन बाहर अगर कोई ऊष्मारोधी पदार्थ ऐसे लगा दें, इसमें कोई ऊष्मारोधी पदार्थ भर दें और इस तंत्र में गर्म पानी या गर्म दूध कुछ भी भर दें, तो वैसी स्थिति में वो बहुत देर तक गर्म ही रहता है
अर्थात उस तंत्र से न तो ऊष्मा का और न ही द्रव्यमान का परिवेश के साथ कोई विनिमय नहीं हो रहा है, इसलिए उसे एकल तंत्र या विलगित तंत्र कहा जाता है। तो 3 प्रकार के तंत्र हो गए, खुला निकाय, बंद निकाय और एकल या विलगित तंत्र। अब आते हैं एकल या विलगित तंत्र। एकल या विलगित तंत्र हो गया। अब इसके गुण, पहला है गहन गुण। ऐसे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, इनको हम तंत्र के गहन गुण कहते हैं। जैसे ताप हुआ, घनत्व हुआ, सांद्रण है, विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गलनांक, क्वथनांक, ये सभी के सभी गहन गुण हैं या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे ताप हुआ, एक गहन गुण है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यह किसी भी पदार्थ को गर्म करना होगा तो उस पर यह पदार्थ की मात्रा पर ताप निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कमरे के ताप पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी छोटे पात्र में या बड़े पात्र में, जैसे मान लो बीकर में रख लें पानी और एक बाल्टी में पानी रख लें, तो दोनों के लिए यह जो ताप होगा वो 25 डिग्री ही होगा, चाहे 100 मिली के लिए हो चाहे 10 लीटर के लिए हो। तो इसलिए ताप क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। पानी को गर्म करते हैं, अब 100 मिली पानी गर्म करें या एक बाल्टी पानी गर्म करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिली भी उबलेगा और 10 लीटर जो बाल्टी में भरा है वो भी उबलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 मिली के लिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 500 मिली के लिए या 5 लीटर के लिए वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे गुणों को हम कहते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उनको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण। अब दूसरा गुण देखते हैं, विस्तीर्ण गुण। ऐसे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे मोलों की संख्या हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा और ऊष्माधारिता, ये सभी के सभी विस्तीर्ण गुण हैं या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इस तालिका में कुछ दिया हुआ है, जैसे आप देखो गहन गुण अलग है और विस्तीर्ण गुण अलग है। गहन गुणों में है ताप, दाब, घनत्व, अपवर्तनांक, सांद्रण, पृष्ठ तनाव, विशिष्ट ऊष्मा, क्वथनांक, श्यानता और हिमांक। और विस्तीर्ण गुणों में द्रव्यमान, एंथैल्पी, मोलों की संख्या, एंट्रोपी, ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, आयतन और मुक्त ऊर्जा। कोई भी विस्तीर्ण गुण प्रति इकाई मात्रा में व्यक्त करने पर गहन गुण हो जाता है। जैसे सेल का विद्युत वाहक बल विस्तीर्ण गुण होता है, पर मानक विद्युत वाहक बल गहन गुण है। ऊष्माधारिता विस्तीर्ण गुण है, जबकि मोलर ऊष्माधारिता गहन गुण है। चालकता विस्तीर्ण गुण है, जबकि मोलर चालकता गहन गुण है। तो मात्रा में अगर व्यक्त करेंगे किसी भी विस्तीर्ण गुण को तो वह उसका गहन गुण हो जाएगा। अब आते हैं तंत्र की अवस्था तथा अवस्था परिवर्ती। ये तो है, तथा है अवस्था परिवर्ती। अब देखते हैं तंत्र की अवस्था क्या है।
एक तंत्र उस समय एक निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में माना जाता है जबकि उसके समस्त मापनीय गुणों के मान सुनिश्चित होते हैं। ये नहीं है, मापनीय गुणों के मान सुनिश्चित होते हैं। ताप, दाब, आयतन, सांद्रण इत्यादि मापनीय गुण हैं। इन गुणों के नियत होने पर तंत्र को एक निश्चित ऊष्मागतिकीय अवस्था में कह सकते हैं। जैसे एक गैसीय तंत्र की अवस्था को दाब तथा ताप को नियत कर वर्णित किया जा सकता है, तो इसको कहते हैं तंत्र की अवस्था या अवस्था परिवर्ती। अब आते हैं अवस्था परिवर्ती तथा अवस्था फलन। जैसे मान लो ताप, दाब इत्यादि के माध्यम से अगर किसी भी तंत्र को परिभाषित कर रहे हैं तो तंत्र की एक विशिष्ट अवस्था सदैव एक या अधिक कारकों पर निर्भर करेगी। अगर इन कारकों में परिवर्तन कर दें तो अवस्था परिवर्तित हो सकती है। अतः किसी तंत्र की एक विशिष्ट अवस्था को परिभाषित करने के लिए जिन कारकों को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है उन्हें अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहते हैं। जैसे जल की भौतिक अवस्था ताप तथा दाब को परिवर्तित करने पर परिवर्तित होती है। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर और 273 डिग्री केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यह ठोस रहती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यह द्रव रहती है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 डिग्री केल्विन से ऊपर यह गैसीय अवस्था में होती है। इसके अनेक गुण ताप तथा दाब के परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होते हैं। अतः अवस्था परिवर्ती अथवा अवस्था फलनों में एक महत्वपूर्ण गुण होता है। यह किसी अवस्था फलन के मान में परिवर्तन तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि अवस्था परिवर्तन का पथ किस प्रकार से है। ताप, दाब या आयतन, इनमें आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रापी और मुक्त ऊर्जाएं ये परिवर्ती कारक हैं। यहाँ यह भी ध्यान दे सकते हैं कि ऊष्मा कार्य अवस्था फलन नहीं है, क्योंकि इनके मान उस पथ पर निर्भर नहीं है जिससे ये परिवर्तन किए जाते हैं। किसी निकाय के निम्न चर फलनों यथा स्थिर दाब, स्थिर ताप और स्थिर आयतन पर व्यक्त की गई राशियां उस निकाय को ऊष्मागतिकी अवस्था को परिभाषित करते हैं। इस स्थिति में सभी चर फलन भी स्थिर रहते हैं। अब पथ फलन क्या है? निकाय की जिन राशियों का मान प्रक्रम में प्रयुक्त सामान्य पदों पर निर्भर करता है
उसे पथ फलन कहते हैं। जैसे ग्रहण की गई या उत्सर्जित की गई ऊष्मा एवं निकाय द्वारा किया गया कार्य या निकाय पर किया गया कार्य पथ फलन कहलाता है। अब देखते हैं ऊष्मागतिकीय साम्य। जब किसी तंत्र के अवस्था फलन संपूर्ण तंत्र में स्थिर रहते हैं, अर्थात समय तथा समष्टि, ये गलत है, ये समष्टि है, समष्टि के साथ दाब, ताप और आयाम, संगठन इत्यादि परिवर्तित नहीं होते तो तंत्र को ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में माना जा सकता है। ये इनके कई प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 है ऊष्मीय साम्य। जब किसी तंत्र के सभी भागों में ताप परिवेश के ताप के समान होता है, अर्थात निकाय के ताप में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे ऊष्मीय साम्य कहते हैं। यांत्रिक साम्य, जब तंत्र के एक भाग द्वारा तंत्र के किसी अन्य भाग पर कोई यांत्रिक कार्य संपन्न नहीं होता है, तो उसे यांत्रिक साम्य कहा जाता है। और अगला है स्थैतिक यांत्रिक साम्य। निकाय की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। एक इसी में होता है गतिक यांत्रिक साम्य। वो कहलाता है निकाय की गति के में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। एक होता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में क्या होता है, तंत्र की रासायनिक संरचना समान और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो ये कुछ ऊष्मागतिकीय साम्य हैं। अब देखते हैं प्रक्रमों के प्रकार। वह प्रक्रिया जो किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करती है, एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाती है। ये 5 प्रकार की होती है। पहला होता है समतापी प्रक्रम। स्थिर ताप पर संपन्न होने वाले प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ पर ताप परिवर्तन यानी डेल्टा टी का मान 0 होता है। दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। जिस प्रक्रम में तंत्र तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उस प्रक्रम को कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला है समदाबी प्रक्रम, यानी ऐसे प्रक्रम जो स्थिर दाब पर कराए जाएंगे समदाबी कहलाएंगे। वैसे ही सम आयतनिक प्रक्रम है। सम आयतनिक प्रक्रम में स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन संपन्न किया जाएगा। और एक है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है, जब किसी प्रक्रम में तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाएं समान होती हैं, उसे हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। आप देखो सब दिया हुआ है। पहला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जिसमें ताप स्थिर है, डेल्टा टी का मान स्थिर है। V और P के मध्य ग्राफ खींचा गया है। दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक, यहाँ पर डेल्टा Q का मान 0 है। तीसरा है सम आयतनिक प्रक्रम। आप देखो डेल्टा V का मान 0 है। चौथा है चक्रीय प्रक्रम। इस चक्रीय प्रक्रम में यह पूरा नहीं आ पाया फिगर, ये है, ये यहाँ से आया, ये आइसोबारिक है, फिर ये एडियाबेटिक है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं इसकी समान हैं।
इसलिए ये कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। अब उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जब एक प्रक्रम अनंत मंद गति से इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि प्रक्रम का प्रत्येक चरण पूर्व चरण के साथ साम्य में स्थित रहे, यह साम्य है, आधा म और यह साम्य में स्थित रहे, उस प्रक्रम को किसी भी स्तर पर उत्क्रमित करना संभव हो तो प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है। जैसे मान लें एक उत्क्रमणीय प्रक्रम अनेक मंदगति के चरणों की एक श्रृंखला में संपन्न होता है। प्रक्रम को इस प्रकार से संपन्न करने पर तंत्र प्रत्येक चरण पर साम्य अवस्था में रहता है और एक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन उसे पूर्ण चरण में ला सकता है। यदि प्रक्रम को संपन्न करने में इस शर्त का पालन नहीं होता है तो उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है तथा एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र केवल एक चरण में ही प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में चला जाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम मंद चरणों के परिवर्तन से प्राप्त होते हैं, वही अनुत्क्रमणीय प्रक्रम स्थूल परिवर्तन से प्राप्त होता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन के दौरान साम्यावस्था नहीं होती है तथा इस प्रक्रम से प्राप्त कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम से प्राप्त कार्य से कम होता है। कोई भी अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है या एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसकी कोटि समतापीय प्रक्रम की कोटि से अधिक होती है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस की जो आर्डर है उससे कम होता है। तो ये कुछ सामान्य अवधारणाएं थी। ऊष्मागतिकी की जितनी सामान्य अवधारणाएं थी इनको हमने आज बता दिया। अब ऊष्मा और कार्य की अवधारणा तथा ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में अगले व्याख्यान में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।